नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी कुमार भारती पार्ट 2 डिनर का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए बच्चों, आपकी किताब में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर मैं आप लोग को देने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्वाध्याय में जो भी प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको मिलेंगे, लेकिन उससे भी पहले देखो, जैसे बगल में कुछ क्वेश्चन नहीं दिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका पाठ है, तो यहाँ पर ये देखो बगल में एक प्रश्न दिया गया है संभाषणीय में कि कामकाजी महिलाओं की समस्याओं की जानकारी इकट्ठा करके चर्चा कीजिए। अभी बच्चों देखो, कामकाजी महिलाओं मतलब क्या, जो काम पे जाती हो, ठीक है, वो महिलाएं की बात की जा रही है। जैसे इस पाठ में भी आपने देखा था कि उर्मी को बाहर भी काम करना पड़ता है और घर में भी काम करना पड़ता है ना। तो ऐसी महिलाओं को हम क्या कहते हैं, कामकाजी महिलाएं कहते हैं। ठीक है, तो इनके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं इनके बारे में आपको चर्चा करनी है, जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा हुआ है, तो कामकाजी महिलाओं को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ, सुनिएगा। कामकाजी महिलाओं को रास्ते में, कार्यस्थल पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आते जाते महिलाओं को लोगों की वासनापूर्ण निगाहों का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं महसूस होती है। वहां उन्हें अपने सहयोगियों तथा अधिकारियों की कुटिल वाणी का भी सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं सुबह घर से निकलने के पूर्व क्या करती हैं, तो परिवार के लिए भोजन तैयार करती हैं। नहीं, उनको जाना भी होता है। जैसे आदमी लोग को क्या है, अगर काम पे जाना है, उनको नौकरी पे जाना है, तो उनको तो बना बनाया खाना मिल जाता है, खा करके आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जो औरतें होती हैं, अगर उनको काम पे भी जाना है तो भी उनकी जिम्मेदारियाँ कम नहीं होती, उनको खाना बना करके ही जाना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी परेशान होती हैं ये महिलाएं। तो अपना टिफ़िन लेकर वे कार्यालय जाती हैं, भोजन तैयार करती है परिवार के लिए, फिर अपना टिफ़िन लेकर के जाती हैं अपने कार्यालय। और लौटते समय वे क्या करती हैं, तो ट्रेन में बैठे बैठे कभी सब्जी काटती रहती हैं, मटर छीलती रहती हैं, क्योंकि उनको पता है घर पे जाने के बाद काम तो उन्हीं को करना है ना। घर पे भले ही सब लोग रहें, लेकिन उन्हीं का लोग इंतज़ार करते कि वही आएंगी तो करेंगी। अरे भाई, आप घर पे हो तो आप कर सकते हो ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रायः ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो पहुंचकर क्या करती हैं, जल्द से जल्द खाना बनाने में वो जुट जाती हैं। इस प्रकार कामकाजी महिलाओं का जीवन कैसा होता है, तो कोल्हू के बैल जैसा होता है, जो 24 घंटे बेचारी काम करती रहती है ना। एक तो कार्यालय भी जाएंगे, ऊपर से घर का भी काम करेंगे। सोचिए कितने सारे काम करते हैं ये कामकाजी महिलाएं। चलिए अभी आगे देखते हैं। लेखनीय, इसमें एक प्रश्न दिया गया है, अभी ये कहाँ पर है, तो ये नीचे है, आप नीचे आते जाइए। ये देखिए लेखनीय में, बढ़ते हुए प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी ये जो अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कितना प्रदूषण बढ़ रहा है ना, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज के समय में अगर देखा जाए तो प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ, पहले हम लोग क्या होता था, कहीं कहीं पर सुनते थे कि किसी को कैंसर की या फिर फेफड़े की बीमारी है, लेकिन आजकल तो आम बात हो गई है ना, कि कैंसर के भी पेशेंट कितने हो रहे हैं, फेफड़ों की कितनी बीमारी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रदूषण का ही परिणाम है ना। मतलब वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर जगह तो प्रदूषण है। तो इसी पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो आप लोग देखो, ये वाला क्वेश्चन ना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है आपको वही लिखना है, नहीं, आप खुद से भी लिख सकते हो। लेकिन इसका भी आंसर मैं आप लोग को दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही हूँ, है ना। खुद से भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो चलो बताती हूँ मैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए। आजकल प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर देश के सामने खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे उद्योग धंधे ये सब विस्तार हो रहे, उसी तरीके से जो प्रदूषण है वो भी बढ़ रहा है। धरती का वायुमंडल इतना प्रदूषित हो गया है कि मनुष्य किसी चौराहे पर खड़े होकर सांस भी नहीं ले सकता। सही बात है। जैसे अभी आप लोग अगर गांव में रहते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांव में तो एकदम मस्त सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन शहर में अगर हम चौराहे पे भी निकलते हैं ना, तो वहाँ पे हमको सांस लेने में बड़ी मुश्किल होती है ना, क्योंकि पूरा धुआं रहता है वाहनों का, एकदम जैसे वो हवा में भी मिलावट की गई होती है, प्रदूषित होती है ना। तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है कि हम शहर के चौराहे पर खड़े होकर के सांस ले लें। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो बस यहाँ पे वही लिखा गया है। कारखानों, रेलगाड़ियों तथा विभिन्न वाहनों द्वारा उत्सर्जित धुएं ने पूरा वायुमंडल प्रदूषण कर दिया है। यहाँ पे आएगा प्रदूषित, ठीक है, प्रदूषित कर दिया है, वायुमंडल
प्रदूषित कर दिया है। प्लीज़ इसको करेक्ट करना, मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। प्रदूषित, समझ में आया? ऐसे प्रदूषित कर दिया है। ओके। परिणाम स्वरूप लोग खांसी, दमे आदि की परेशानी से जूझ रहे हैं। त्योहारों, विवाह आदि के अवसरों पर लोग बैंड, लाउड स्पीकर इतना जोर से बजाते हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है। यह प्रदूषण छोटे बच्चों तथा बूढ़ों के लिए हानिकारक होता है। हमें किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचना चाहिए। यदि आपका घर किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर है तो आपको 24 घंटे प्रदूषित वायु का सेवन करना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे परिवार के सदस्यों को खांसी, फेफड़ों आदि की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। वायु प्रदूषण के इस कुप्रभाव को ध्यान में रखकर ही सरकार ने अब वाहनों की आयु सीमा निश्चित कर दी है। आयु पार करने के बाद गाड़ियों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं मिलती है। विवाह, त्योहार आदि के अवसरों पर पटाखे फोड़ने पर अब सरकारें धीरे धीरे रोक लगा रही हैं। इस प्रकार पटाखों का उपयोग अब धीरे धीरे घट रहा है। यदि इसी प्रकार के प्रयत्न होते रहे तो हमें वायु तथा ध्वनि प्रदूषण से निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर था, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा ये है इसका उत्तर। अगर आपको ये पूरा अच्छे से नहीं दिखाई देता रहेगा तो पहले आप इतना देखिए, फिर आगे का भी दिखाऊंगी मैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक और प्रश्न है, नीचे आते जाइए श्रवणीय में। इधर आइएगा, इधर 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 इधर, ये देखिए श्रवणीय में। इसमें क्या है कि आजकल वृद्धों का जीवन कष्टमय होता जा रहा है। किसी वृद्ध से मुलाकात करके उनसे इस विषय में सुनिए। देखो, आजकल जो बूढ़े बेचारे हैं उनका जो जीवन है वो कष्टमय होता जा रहा है, यानी दुखों से भरा हुआ उनका जीवन होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है? किसी बूढ़े से मिलना है, किसी वृद्ध से मिलना है और फिर उसके विषय में आपको मतलब बातचीत करनी है, समझना है कि उनको क्या क्या तकलीफ़ें हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने कुछ विचार लिखे हुए हैं जो हो सकता है कि आप लोग भी इससे सहमत होंगे। एक माता पिता अपने 4 बच्चों का पालन पोषण सुखपूर्वक करते हैं, किंतु जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो उनके 4 बच्चे मिलकर भी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, है ना। उनको लगता है कि वो करेगा, उनको लगता है वो करेगा, और इसी चक्कर में कोई नहीं करता। बेचारे वो दोनों अलग रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डालकर घर में अपने बाल बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहते हैं। समाज में बढ़ते एकल परिवार के प्रचलन के कारण बुजुर्गों की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। अब तो समाचार पत्रों तथा टेलीविज़न में ऐसे समाचार पढ़ने तथा देखने को मिलते हैं जिसमें बेटे माता पिता की सेवा से बचने के लिए, उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उनका जीवन ही समाप्त कर देते हैं। इस कहानी में भी रिक्शा वाले के साथ इसी प्रकार की घटना हुई है। रिक्शा वाले का बड़ा लड़का तो विवाह होते ही अलग हो गया था और छोटा लड़का जमीन का प्लॉट बेचकर अलग हो गया। बूढ़ा रिक्शा वाला इस उम्र में भी रिक्शा चलाकर अपनी आजीविका चलाने के लिए बाध्य है, यानी क्योंकि दोनों बेटे तो अभी अलग हो चुके हैं, तो वो क्या करे? क्योंकि अगर उसके अंदर जान है, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? बेटों ने तो छोड़ दिया है, तो इसीलिए वो बेचारा क्या करता है, अभी रिक्शा चला करके अपनी आजीविका चलाता है। तो आज के समय में ये हो गई है वृद्धों की हालत। अभी स्वाध्याय हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्वाध्याय में आप आ जाइएगा। तो स्वाध्याय में प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिएगा। संजाल पूर्ण कीजिए। ये जो संजाल दिया गया ना, इसे आपको पूर्ण करना है। तो क्या है कि वर्षा के आने से ये इस प्रकार बदले, नभ कैसे बदले, हवा कैसे बदली, ये सब बताना है। चलो देखते हैं। तो नभ कैसे हो गए थे? काले और दुधिया, जो नभ है वो काले और दुधिया बादलों से घिरा हुआ था और जलद में खामोश घमासान मचा हुआ था। प्रकृति ने चुप्पी साध ली थी, हवा सीली और चिपचिपी हो गई थी। तो इसका उत्तर ये है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, दूसरा यहाँ पर देखिएगा, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए हैं। ये देखिए क्या है, ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अभी आपको करना क्या है, तो देखो ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर क्या हो, ये जो शब्द दिए गए ना, ये इनके उत्तर होने चाहिए, ठीक है।
तो गर्मी और घुटन, अभी इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आप क्या बना सकते हो, तो उर्मी किस वजह से रिक्शा छोड़कर बाहर आ गई, तो गर्मी और घुटन की वजह से। सड़क, तो इसका प्रश्न क्या होगा, आवागमन की सुविधा के लिए सरकारें अब गांव तक क्या बना रही हैं, तो सड़क बना रही हैं। नौकरी, पढ़े लिखे नवयुवक शहरों में किस लिए जाते हैं, तो नौकरी के लिए जाते हैं। शास्त्री नगर, तो उर्मी का रिक्शा कहाँ खराब हो गया था, शास्त्री नगर में, ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। अगला देखेंगे, उत्तर लिखिए। इसमें क्या है कि पाठ में प्रयुक्त पात्र, अभी पाठ में कौन कौन से जो पात्र है वो प्रयुक्त किए गए हैं, तो उर्मी और रिक्शा वाला, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है चौथा, पाठ में प्रयुक्त वाहन मरम्मत के लिए आवश्यक साधनों के नाम, यानी पाठ में जो भी जैसे वाहन बनाने के लिए जिन सामानों का यूज़ किया जाता है तो उनके नाम जो भी पाठ में आया आपको लिखना है। तो पहला तो एक पाना होता है, आप लोग को पता होगा, जो लोग रिपेयरिंग वगैरह करते होंगे उनको पता होगा, पाना एक तरीके का होता है रिपेयरिंग करने का। उसके बाद जैक होता है, उसके बाद स्टेपनी, और यहाँ पे देख सकते हो आप, और प्लग, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखना, सबसे पहले पाना लिखना, उसके नीचे जैक, और उसके बाद स्टेपनी और प्लग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से केवल सत्य कथन छांटकर पुनः लिखिए। ये प्रश्न आपकी किताब में भी है, सारे प्रश्न आपकी किताब में ही है, कुछ भी अलग से तो मैं दे ही नहीं रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटकर पुनः लिखिए। देखो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है, ठीक है, उसे आपको छांट करके लिखना है। तो कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ, ये पहला वाला, ऑटो के रुकने से उर्मी खुश थी, ठीक है, ये पहला वाला, ये क्या है, सत्य कथन, ऑटो के रुकने से उर्मी खुश थी, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जैसे कि छठा आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। ये जो शब्द युग्म दिए गए ना, इन्हें आपको पूर्ण करना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या है, दुधिया है ना, तो क्या आएगा, काले, डरी, सहमी, इर्द गिर्द, हाथ, मुंह। अगला प्रश्न यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ 6 तक तो हमने देख लिया। अभी अगला क्या अभिव्यक्ति, इसमें क्या है कि घर के कामों में प्रत्येक सदस्य का सहयोग आवश्यक है, इस पर अपने विचार लिखिए। अभी देखो बच्चों, जैसे जो घर के काम होते हैं, ये घर के कामों में हर एक सदस्य को मदद करनी चाहिए, है ना, क्योंकि देखो घर चलाने की जिम्मेदारी बस किसी एक की नहीं होती है, सबकी होती है ना। तो घर के कामों में क्या करना चाहिए, हर एक सदस्य को सहयोग करना चाहिए, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो चलो देखते हैं विचार। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसका भी उत्तर आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपके विचार पूछे जा रहे हैं, मेरे विचार नहीं पूछे जा रहे हैं ना। तो ये तो आप ही कर सकते हो, आप ही अपने विचार बता सकते हो। तो चलो मैं बताती हूँ। देखो, घर में जितने लोग रहते हैं उन सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे घर के कामों में हाथ बटाएं। घर चलाना केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। घर के प्रत्येक सदस्य यदि घर के काम में सहयोग करें तो घर आसानी से चलाया जा सकता है। यदि घर में बूढ़े माता पिता रहते हैं तो वे बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार दे सकते हैं, वे परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। आज लोगों के पास समय का अभाव है, आज लोगों के पास समय का अभाव है। देखो यहाँ पे कुछ छूट जाता है ना, तो आप लोग समझ लिया करो, क्योंकि हिंदी पढ़ने से तो समझ में आता होगा कि क्या छूटा है। जैसे अभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे का आना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे छूटा रहता है तो आप प्लीज़ उसको सही कर लिया कीजिए, ठीक है। पति पत्नी दोनों काम करते हैं, उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। इस जिम्मेदारी को घर के बुजुर्ग आराम से उठा सकते हैं। बुजुर्ग माता पिता अपने पोते पोतियों की शिक्षा का भी ध्यान रख सकते हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि घर के कामों में प्रत्येक सदस्य का सहयोग आवश्यक है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है भाषा बिंदु, ठीक है। तो भाषा बिंदु क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप अपनी किताब में देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। देखिए यहाँ पर ये जो वाक्य दिए गए हैं ना, इनमें आपको क्या करना है, उचित विराम चिन्ह लगाना है
और फिर वाक्य को फिर से लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ भी विराम चिन्ह लगाया गया है, नहीं लगाया गया है। तो क्या क्या आएगा मैं आपको बताते जाती हूँ, आप देखते जाइएगा। जैसे यहाँ पर ये पहला वाक्य ये है कि हाँ तो पुत्र कौन से सेक्टर जाना है, बूढ़े की जुबान में पंजाबी लहजा था। तो आप कैसे यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाओगे, तो देखो ऐसा ये दोहरा अवतरण चिन्ह यहाँ पे लगाया गया, आप लोग देख सकते हो, है ना। इसके बारे में तो आपको जानकारी हो गई ही, क्योंकि व्याकरण में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ये मार्क वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो देखो हाँ के बाद कॉमा है, फिर तो पुत्र कौन से सेक्टर जाना है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर दोहरा अवतरण चिन्ह है, और बूढ़े की जुबान में पंजाबी लहजा था, यहाँ पे है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम तो वाक्य के अंत में लगाया जाता है, आपको पता ही होगा, पूर्ण विराम तो हमको समझ में आता है। वैसे ही आगे देख सकते हो रोहिणी, ये दोहरा अवतरण है, फिर यहाँ पे एक इस तरीके से विषम बोधक चिन्ह है। ठीक है, उर्मी डरी सहमी धीरे से बोली। तीसरा है ऐसा लगता है कि पुत्र आप कहीं काम करती हो, तो इसको कैसे लिखोगे, ये देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करती हो, मतलब एक प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ, उनसे इन्हीं ठहाकों के बीच, उसने इन्हीं ठहाकों के बीच फिर सोचा। तो देखिए यहाँ पे हमने विराम चिन्ह लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, कॉमा इधर आगे आ जाइए। तो उसने सोचा लेकिन धीरे से बुदबुदाई, अरे भीतर तो आने दो, यहाँ पे भी हमने चिन्ह लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। फिर जी हाँ बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा। ओके, संदर्भ लकीर कहानी संग्रह से, तो संदर्भ इस तरीके से यहाँ पे 2 चिन्ह लगा दिया है, 2 बिंदु, लकीर कहानी संग्रह से। तुम बोलती क्यों नहीं, अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है, तो इसका भी यहाँ पे उत्तर हमने लिखा हुआ है, मतलब विराम चिन्ह लगाया हुआ है, जो उचित विराम चिन्ह होना चाहिए वो लगा दिया हमने। मल्लिका क्षणभर चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है, क्या हुआ है माँ, तो यहाँ पे देखो हमने चिन्ह लगाया हुआ है, यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है। 50 कहानियाँ पढ़ जाऊँ तो कहीं एक आध नाम मिलता है, नहीं तो लोग यह वह से काम चला लेते हैं। उसके बाद ये तो हो गया, ठीक है, ये हमने हर एक जो वाक्य दिया गया था सब में हमने विराम चिन्ह लगा लिया है, जैसा कि आप लोग जानते हो। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए लगभग 10 वाक्यों का परिच्छेद लिखिए। आपको क्या करना है, सुनिए, यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए गए, तो इनका उपयोग करते हुए आपको 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो ये आप अपने से भी कर सकते हो, या फिर अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पे मैंने इसका आंसर तो दिया हुआ है ही। देखिए मैंने 10 वाक्य पूरा प्रॉपरली लिखे हैं। रमेश पढ़ने गया, और इसमें विराम चिन्ह भी लगाया है, देखो यहाँ पे पूर्ण विराम है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहाँ पे अर्ध विराम है, इसको अर्ध विराम कहते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे कॉमा है, और भी ये देखो दोहरा अवतरण चिन्ह है ना। तो ये सब कुछ हमने किया हुआ है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको आराम से बैठ करके समझना। अगर आपको विराम चिन्ह नहीं पता है, उनके नाम नहीं जानते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और बोल सकते हो इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि कौन से चिन्ह को क्या कहते हैं, किसका कब कहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो बना ही देंगे। अब उसके बाद चलो ये तो आपने देख लिया। अब उसके बाद आता है उपयोजित लेखन। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ मुद्दे दिए गए हैं, तो इन मुद्दों के आधार पर आपको क्या लिखना है, कहानी लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम में भी ना, मतलब परीक्षा में भी ऐसे ही मुद्दे लिख करके आते हैं, अभी उसके आधार पे आपको कहानी लिखनी पड़ती है। तो एक बार आप इसको समझ जाइए कैसे कहानी लिखा जाता है। जैसे घना जंगल, तो देखिए हमने लिखा एक घना जंगल था, विशाल और घने वृक्षों पर पंछियों का बसेरा, तो उस जंगल में बहुत से वृक्ष थे। एक वृक्ष बड़े छतनार थे, कुछ वृक्ष बड़े छतनार थे, मतलब बड़े ही वो छाया देने वाले थे, बड़े ही फैले हुए थे। इस घने और विशाल वृक्षों पर बहुत से पंछियों का बसेरा था। सुबह होते ही पंछी समूह के बड़े पंछी बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए आसपास के गांवों की ओर उड़ जाते थे। जब भी वे बाहर जाने लगते तो वे अपने बच्चों को बार बार समझाते कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, उसके जाल में फंसना नहीं। बच्चे अपने माता पिता की इस सीख को रटते रहते थे। बड़े पंछियों के बाहर चले जाने पर बच्चों ने सोचा कि जरा पेड़ के नीचे उतरकर दुनिया देखनी चाहिए। जब पंछी नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत से दाने बिखरे हैं। वे सभी दाने देखकर खुश हो गए। जब वे दाना चुगने जा रहे थे
तो उन्हें माँ की सीख याद आई। वे तुरंत चौकन्ना हो गए। वे अपने समूह के साथ दाना चुगे बिना उड़ गए। पंछियों को उड़ता देखकर बहेलिया पछताने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना रहता है, कहानी पूर्ण करनी रहती है। जैसे कि फंसना नहीं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, बच्चों द्वारा इसे केवल रटना, मतलब बच्चे बार बार रट रहे थे। रटते रटते एक दिन पेड़ से उतरना, बच्चे नीचे उतरे थे देखने के लिए। दाना देख करके खुश होना, माँ की सीख याद आना, फिर चौकन्ना होना और सावधान होकर के उड़ जाना, और फिर लास्ट में जो बहेलिया है वो पछताने लगता है। अब इसका शीर्षक भी देना था, तो शीर्षक आप देख सकते हो, आज्ञाकारी पक्षी और चतुर बहेलिया, ये इसका शीर्षक है। ठीक है, अभी ये जो कहानी है ना बच्चों, इससे हमको सीख क्या मिलती है, देखिए यहाँ पर सीख क्या मिलती है कि माता पिता की सीख हमें हमेशा माननी चाहिए, उनकी सीख लाभदायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्षक नहीं आएगा बच्चों, सीख आएगा। आप प्लीज़ इसको भी सही करना। सीख, जैसे हर कहानी के बाद हमको सीख मिलती है ना, तो सीख, माता पिता की सीख हमें हमेशा माननी चाहिए, उनकी सीख क्या होती है, लाभदायक होती है। ठीक है, समझ में आया ना। देखो यहाँ पर आपको सीख लेना है, सीख लिखना है, शीर्षक नहीं लिखना है। प्लीज़ इसको सही करना। वैसे मैं PDF में सही कर दूंगी अभी और फिर बाद में अपलोड करूंगी। तो अगर आपको ये वाली PDF चाहिए ना, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जाना पड़ेगा। हमारा जो SK क्लास का टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें जब जाओगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा। ओके, PDF में मैं यहाँ पे सीख लिख दूंगी, लेकिन अभी तो खैर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ सही कर लेना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा ये जो पाठ था डिनर, इसका प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। तो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।